अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हमारे मुल्क में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सभी मुल्कवासी 26 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। हमें 26 जनवरी मनाने का जो सम्मानजनक अवसर प्रदान किया गया है, यह कोई खैरात में मिली हुई चीज़ नहीं है जो बड़े ही आसानी से हमको हासिल करके दे दी गई हो। इसे पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने वे हमारे मुल्क के संघर्षशील जुझारू स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े ही संघर्ष और जज्बे के साथ और दर्दनाक मंजरों को देखने के बाद इस 26 जनवरी को हमें तोहफे के रूप में दिया है। इस दिन को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों को सदियां लग गई थी। खैर, ये सारी बातें इतिहास की हैं, मगर आपको बताते चलें कि हमारा इतिहास क्या है, कैसा है। इस पर संक्षेप में आओ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जनाब वे साथियों, ये बात है आज से लगभग 500 साल पहले की, जब 1498 ईस्वी में पहली बार एक पुर्तगाली शख्स जिनका नाम वास्को डी गामा था, वो हमारे मुल्क समुद्र के रास्ते से तशरीफ़ लाए थे। हमारे भोले मुल्कवासियों ने उन षड्यंत्रकारियों को, धोखेबाजों को परेशान सोचते हुए उन्हें इस मुल्क की परिस्थितियों से अवगत कराया, और एक शख्स ने ही उन्हें इस मुल्क का समुद्र में रास्ता बताया था कि समुद्र के कौन से रास्ते हैं जिनसे होते हुए हमारे मुल्क को पहुंचा जा सकता है। और उन शख्स का नाम है जिन्होंने वास्को डी गामा को सूरत पहुंचाने का काम किया। उनका नाम है अब्दुल मनीक। आखिरकार वो हमारे मुल्क आए और उन्होंने हमारे मुल्क में जगह जगह पर व्यापार के अड्डे स्थापित किए, व्यापारिक कंपनियां बनाई और यहाँ से लाभ कमाकर अपने मुल्क भेजते रहे। इसी श्रृंखला में पुर्तगालियों के बाद डच आए, अंग्रेज आए, डैन आए, फ्रांसीसी आए, मगर यहाँ लंबे समय तक जो पांव जमे रहे और अपने पांव जमाने में कामयाब रहे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज हमारे मुल्क में 16वीं शताब्दी में आए थे, यानी सन 1600 ईस्वी में आए थे, और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के फरमान के तहत एक कंपनी स्थापित की गई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो यहाँ व्यापार करने के लिए आई थी। और इसी कंपनी ने बाद में हमारे मुल्क को ब्रिटेन की हुकूमत का गुलाम बना दिया था। जब ये हमारे मुल्क आए तो शुरुआत में उन्होंने जगह जगह छोटे छोटे सैनिक अड्डों के साथ साथ व्यापारिक अड्डे बनाए, क्योंकि व्यापारिक अड्डे सिर्फ व्यापारिक अड्डे नहीं थे, लेकिन साथ ही सैनिकों के अड्डे भी थे। इन्हीं अड्डों से इन्होंने छोटे छोटे राजाओं को, नवाबों को, रजवाड़ों को अपने नियंत्रण में लिया और उनसे कुछ रियायतें हासिल करते रहे और अपने व्यापार को बढ़ाते रहे। जब इसी कड़ी में हम आगे पहुंचते हैं तो हम बंगाल पहुंच जाते हैं, जहां इन्होंने साजुद्दौला और वहां के नवाबों के साथ, अन्य नवाबों के साथ भी ऐसे ही गठजोड़ करके उनको अपने काबू में लेकर अपने फायदे के लिए नए नए हथकंडे अपनाए और वहाँ से लाभ कमाते रहे। मगर ये सारी चीज़ें साजुद्दौला को पसंद नहीं आई और आखिरकार सन 1757 में प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, जिसे प्लासी की लड़ाई के रूप में जाना जाता है।
इसमें सिराजुद्दौला को हार मिली और अंग्रेज़ों की विजय पताका बंगाल पर लहराई। सिराजुद्दौला की हार नहीं थी, वो अपनों का दिया हुआ धोखा, जलन और सत्ता का लालच था। यूं ही दुश्मन कामयाब नहीं हो जाते हैं। दुश्मनी को निभाने के लिए लोग अपनों के गलों को कटवा देते हैं और दूसरों के पैरों में पड़ जाते हैं। यही कुछ सिराजुद्दौला के साथ भी हुआ था। खैर, इसके बाद ये मंजर चलता रहा, एक के बाद एक रजवाड़े आए और इनके शिकार होते रहे। अपनों के धोखे भी साथ ही लोगों को मिलते रहे, वरना चंद अंग्रेज़ों की क्या औकात थी कि यहाँ के दमदार, मजबूत, अमीर लोगों को हराने की। सिर्फ और सिर्फ था तो धोखा था, छल था, अपनों की साथ ही चुगल, गुप्तचरी और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनने की चाह ने हमें इस गुलामी के गड्ढे में ढकेल दिया। मगर इसके साथ ही जब लोग इस दलदल में फंस चुके थे तो इससे निकलने की कोशिश करने लगे, और जब निकलने की कोशिश करने लगे तो लोगों को बड़ी मुसीबतें होने लगी, जैसा कि अक्सर होता है जब हम किसी जगह फंस जाते हैं। इसी राह में पूरे मुल्क के लोगों ने जगह जगह जहाँ पर वो थे, जंगलों में, शहरों में, गाँवों में, समुंदर में, पहाड़ों पे, जहाँ भी रह रहे थे और जहाँ उनका सामना अंग्रेज़ों से हुआ, उन्होंने उनसे लोहा लिया। इसी कड़ी में हमारे मेवातवासी भी किसी से पीछे नहीं थे। उनका तो इतिहास रहा है, कभी सल्तनत से युद्ध करने का, तो कभी मुग़लों से युद्ध करने का, तो कभी अंग्रेज़ों से। फिर अंग्रेज़ों के से वो आखिर कैसे पीछे रह सकते थे? अंग्रेज़ों को दबाने में आखिर वो कैसे पीछे रह सकते थे? और अंग्रेज़ों को वो आखिर कैसे सहन कर लेते जब और अपने धार्मिक भाई, दीनी भाई मुसलमानों को ही उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। हमारे मेवातियों ने भी इसी अगली कड़ी में 1757 के बाद 1857 की जो लड़ाई हुई उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हजारों की तादाद में लोग कत्ल कर दिए गए, हमारे लड़ाकू वीर शहीद हो गए। कुछ गांवों को तबाह कर दिया, जिनमें हमारे कुछ मुख्य गांव हैं, रूपड़ा का, नंगली, खेड़ला, नगीना, महू, तिगांव, फिरोजपुर झिरका, मांडीखेड़ा, बड़का, सादई, घासेड़ा। इसके बाद लोगों ने जब ये दर्दनाक मंजर देखा तो लोगों की अंग्रेज़ों के प्रति जो एक नफरत थी वो और भी बढ़ गई थी। जब ये मंजर चलता रहा, लोग संघर्ष करते रहे, आखिरकार जब देश 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में पैर रख चुका था, तो गांधी जी का इस मुल्क की राजनीति में उभर कर आना और मेवात के वासियों का फिर से इस आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लेना, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ के बहुत से ऐसे उस वक्त के नेता रहे हैं जिन्होंने उस आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लिया था और उभर कर मेवात के फलक पर पूरे मुल्क के सामने आए थे, और आखिरकार हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। सन 1947 का वह दिन एक तरफ तो खुशी का था जब हमें आज़ादी मिली थी, तो दूसरी तरफ गम का था।
हमारा देश का बंटवारा हो चुका था धर्म के नाम पर, जिसमें हम और हमारे मुल्क वासियों को बहुत ही जुल्म व सितम के दौर से गुजरना पड़ा। खासकर हमारी बहन बेटियों व औरतों को, क्योंकि इस दौर में चाहे वो मुसलमानों की बहन बेटियां हों, चाहे सिखों की हों, चाहे हिंदुओं की हों, चाहे किसी भी और जात मजहब धर्म से वास्ता रखने वाली हो, सबसे ज़्यादा इन औरतों ने ही जुल्म व सितम को सहन किया। आबरू इज्जत इनकी लूटी गई। मगर अफसोस, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस बदले की भावना नज़र आ रही थी, उसके अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम यानी उस वक्त के वो लोग जो उस दौर में थे और उन परिस्थितियों में लड़ रहे थे या फिर जुल्म सितम की मार झेल रहे थे। लोगों ने आज भी उन बुरे दौरों से शायद ही कोई सीख ली है। अगर सीख ली होती तो ऐसे दौर फिर दोहराए ना जाते, ऐसे झगड़े दंगे फिर ना होते। मुल्क में आज भी दंगे देखने को मिल ही जाते हैं और उनमें यही होता है। इसीलिए लड़ाई झगड़े किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इनसे खामियाजा भुगतना पड़ता है, और वो खामियाजा कोई ऐसा नहीं है जो बहुत जल्दी भरपाई कर पाए या जिसकी भरपाई की जा सके। इसको भरने में सदियां लग जाती हैं। इसके दूसरी ओर हमें आज़ादी मिलने के बाद भी हम आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, अन्य सामाजिक सुविधाएं व आर्थिक सुविधाएं व सामाजिक जो सम्मान होता है, जो लोगों में मेल मिलाप होता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की भावना होती है, उससे भी हम कहीं ना कहीं एक तरह से अछूते से रह गए हैं। आज हम लोगों को सबकी नज़र से देखा जाता है। इसकी वजह कुछ और नहीं, बेइल्मी है, अनपढ़ता है। जे हम पढ़े लिखे होते, जे अच्छे से तालीम हासिल करते, हमारे रहनुमा हमारी तरक्की को लेकर फिक्रमंद होते, हमारी गरीबी को लेकर परेशान होते, हमारी अनपढ़ता को देखते, दिल से सुनते, समझते, तो आज मेवात के हालात ना होते। आज जो मेवात है वो मेवात किसी ने यहाँ लाकर इस हालात में छोड़ी नहीं है, टेकी नहीं है। ये इस हालात पर लाकर हमारे ही लोगों ने बनाकर छोड़ दी है। ये बनाई हुई है, लाकर धकेली हुई नहीं, ये बनाई हुई है, ये लोगों ने बनाई है। सालों लग गए इसे बनाने में। बनाई किस तरह है? वो इस तरह बनाई है कि हमारे स्कूलों पे, हमारे सड़कों पे, हमारे हॉस्पिटलों पे, हमारे बच्चों की तालीम पे ध्यान न देकर सिर्फ और सिर्फ आपसी झगड़ों पर उनका ध्यान रहा और अपनी राजनीति पर ध्यान रहा। किसका झगड़ा हुआ है, कौन सी पार्टी में कितनी वोटें हैं, कौन सी पार्टी में कितनी वोटें नहीं हैं, उसी पार्टी के साथ हमारे नेताओं का जुड़ जाना और उन लोगों को उन झगड़ों में उलझाकर आगे बढ़ने की बजाय पीछे धकेल देना, यह सिर्फ राजनीति रही है। जे हम इस सोच के, इस गंदी राजनीति के शिकार ना होते, आज हम भी अपने पड़ोसी जिलों की तरह अलग अलग क्षेत्रों में झंडे गाड़ रहे होते। कहीं कोई आईटी सेक्टर में झंडे गाड़ रहा है, तो कहीं कोई एजुकेशन के सेक्टर में यानी क्षेत्र में झंडे गाड़ रहा है। मगर हमें क्या मिलता है? कोई छोटी सी घटना हो जाए तो हमें लव जिहाद से जोड़ दिया जाता है, हमें
लुटेरे डकैत के रूप में पेश किया जाता है। हमें खूनी दरिंदे, मिनी पाकिस्तानी वगैरह वगैरह क्या क्या बोला जाता है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम खुद अपने हक को नहीं पहचान पाए और ना ही आज भी पहचानते हैं। आज भी इसी राजनीति में फंसे हुए हैं। कुछ तो इस तरह अंधभक्त हैं कि वो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अंधभक्त से मेरा जो कहना है या मेरा मिसाल देना है वो ये है, सिर्फ मोदी ही मोदी नहीं है कि लोग मोदी के ही अंधभक्त हैं या और किसी का अंधभक्त है ही नहीं। हमारे मेवात में भी ऐसा ही है। हमारे मेवात में जो अंधभक्त पना है आज से नहीं है। मोदी तो आजकल की चीज़ है, ये बहुत पुराना है। शायद आप लोगों को बुरा लगेगा कि मैं ये कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर ये सच्चाई है। आज भी हम मानसिक गुलामी के साये में हैं, मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं। हम सोच कर भी इस गुलामी से निकल नहीं सकते। हम सिर्फ गुलामी करते आ रहे हैं, खुद को किसी के साथ जुड़ा महसूस कर लें, यही हमारे लिए काफ़ी है। हमारे अधिकार, हमारी तरक्की, हमारी शिक्षा, हमारी जो अन्य ज़रूरतें हैं वो सब नागवार हैं। हमें सिर्फ इन लोगों के साथ बैठने की जो ख्वाहिश है, अपनापे को दर्शाने की चाहत है कि हाँ मैं फलां चौधरी के साथ बैठा हूँ, मैं फलां चौधरी के साथ बैठा हूँ। अगर हम जान लें अपने अधिकारों को, अपने हकों को और हमारे रहनुमा लोगों को समानता के साथ आगे लेकर चलें, उनका हक उन्हें दिलाएं, उनका हक देने के लिए संघर्ष करें, सरकार से उनका हक मांगें और लोगों को जागरूक करें, तो ज़रूर सच्चे मायने में इस गणतंत्र दिवस को मनाने और पाने में हम कामयाब होंगे। भले ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, मगर सच्चे अर्थ में हमें ना तो गणतंत्र का मतलब पता है और ना ही गणतंत्र के फायदे पता है। जब हमें गणतंत्र के फायदों का पता होता तो हमारा मेवात के हालात ऐसे नहीं होते। गणतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने दिलों को मजबूत करो, अपने दिलों को मानसिक गुलामी से बाहर लेके आओ। जब आप इस मानसिक गुलामी से बाहर आ जाओगे तो मेवात इस अंधकार रूपी गरीबी से, इस गुमनामी वाली ज़िंदगी से बाहर आ जाएगा। चारों ओर तरक्की होगी। जिस दिन आप अपने हक को जानने लग जाओगे, मेवात अपने आप विकसित हो जाएगा, अपने आप तरक्की पसंद हो जाएगा। जय मेवात, जय हरियाणा, जय हिंद।